Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, class 10th History Chapter 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम इस वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था और किस तरीके से ये कंडीशन हमारी कंट्री में बनती है। अगर हम देखें 1919 में तो नेशनल मूवमेंट्स स्प्रेडिंग हो रहे थे। एक एक आप बिल्कुल देखेंगे न्यू एरियाज़ बन रहे थे नेशनल मूवमेंट्स के लिए 1919 के बाद। इनकॉपरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, अब न्यू सोशल ग्रुप्स भी इस मूवमेंट में ऐड हो रहे थे, हेल्प कर रहे थे डेवलपिंग अ न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। और बिल्कुल न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था, नए तरीके से बिल्कुल स्टार्ट हो चुके थे जो मूवमेंट थे। अब आप अंडरस्टैंड करेंगे ये कैसे डेवलप हुआ और इनके अंदर क्या परिणाम हुआ, इनके इम्प्लीकेशन क्या हुए। अब सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। यानी जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो सिचुएशन थी, यानी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद की जो न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है वो क्या थी। तो ये अपने आप में ही एक ऐसे इंपॉर्टेंट मैजिकल वर्ड्स हैं जो कि पूरा ओवरऑल आपको किसी भी कंट्री की सिचुएशन को बता देंगे। अब देखेंगे कि जो ह्यूज लैड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसने टैक्स बढ़ा दिए, यानी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। डिफेंस एक्सपेंडिचर मीन्स यानी जो ब्रिटेन के अंडर तो हम थे, गुलाम थे। तो ब्रिटेन जब लड़ाई कर रहा था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, स्पेशल अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के साथ जब ब्रिटेन की लड़ाई चल रही थी तो उसके जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स थे, यानी आर्मी को रख रखाव करने के लिए पैसे चाहिए या और भी उसके खर्चे थे जो वॉर के टाइम पे चल रहे थे, तो वो डिफेंस एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, जो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार यूज़ कर रही थी, खर्च कर रही थी। अब जो ये फाइनेंस करेगी तो वो सीधी सी बात है, लोन लेगी। अपना उसके पास इतना पैसा नहीं है तो उसने लोन लिया, वॉर लोन लिया और टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स इस पे बढ़ाएगी इंडिया पे, क्योंकि इंडिया क्या है, कॉलोनीज गवर्नमेंट कंट्री है। किसके पास है, ब्रिटिश जो थे उन्होंने हमें क्या बना रखा था, इंडिया को गुलाम बना रखा था। तो अपने खर्चे वो किस पे, टैक्स के द्वारा ही हमसे निकालेगी। उसने टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज़ और रेज मतलब बहुत ज़्यादा कर दिया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस और इनकम टैक्स इंक्रीज़ कर दिया। अब जो वो ये तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ जो टैक्स बढ़ गया, अब क्या प्रॉब्लम हो गई, प्राइस इंक्रीज हो गया, डबलिंग हो गया 1930 से लेके 1980 तक। क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी 1940 से लेके 1980 तक चली थी, तो अब 1930 से लेके 1918 का जो एक्सट्रीम हार्डशिप लोग, कॉमन पीपल स्पेशल फेस कर पा रहे थे। क्यों, प्राइस बढ़ जाएगी, स्पेशल जो कमोडिटीज़ हैं, जो सामान हैं, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे, जब टैक्स बढ़ गया तो आप खुद सोचो ना, कोई सामान आप लेने जाओगे तो अब आपको पहले से महंगा ही मिलेगा ना, उसका प्राइस बढ़ चुका है, तो लोग उसके चलते हुए क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे। विलेजेस में और भी प्रॉब्लम चल रही थी, ये तो आप ये चल ही रहा है। लेकिन वहाँ पे जो सोल्जर्स थे उनको फोर्स रिक्रूट किया जा रहा था रूलर्स में, यानी गांव में फोर्स रिक्रूटमेंट, यानी ज़बरदस्ती। अब ब्रिटेन है, एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे तो इतनी पॉपुलेशन नहीं थी जितनी यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में। तो यहाँ से लोगों को गांव से ज़बरदस्ती भर्ती करके अपनी आर्मी में उनको लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था, जर्मनी से जब ब्रिटेन लड़ाई कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो वहाँ पे वाइड स्प्रेड एंगर, लोगों के बीच में इतना गुस्सा भर चुका था कि ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ गलत हो रहा है। तो यहाँ पे एक नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग हो रही है और ये शो कर रही है कि किस तरीके से कि हाँ, अब लोग चाहते हैं, वो परेशान हो गए हैं नेशन स्टेट बनाने के लिए। वो उनके अंदर फीलिंग तैयार हो रही थी, कहीं ना कहीं डेवलप हो रही थी। 1980, 90 और 1921 में ये दो ऐसे पीरियड हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं प्रॉब्लम फेस हो रही थी। क्रॉप फेल तो हो ही गई 29-21 में, लेकिन 18-19 में इस क्या देखेंगे कि एक तो क्रॉप फेल हो गई, पहली हमारे पास शॉर्टेज हो गई, यानी फूड की शॉर्टेज हो गई। सेकंड क्या हो गया, जो रहा सा शॉर्टेज फूड भी था, तो वो ये क्या करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, अपनी आर्मी को फुलफिल कराने के लिए यहाँ से लेके जाती थी। जो हमारा यहाँ पे है क्रॉप सॉरी जो फूड है वो ब्रिटिश सरकार अपने कंट्री में लेके जाती थी वहाँ पे, अब अपनी आर्मी को और वहाँ की जनता को देने के लिए, क्योंकि वहाँ तो लड़ाई हो रही थी, तो सब लोग आर्मी में
बिज़ी थे, तो वहाँ के सप्लाई करने के लिए, वहाँ के लोगों की फ़ूड को कंप्लीट करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो इंडिया से फ़ूड सप्लाई किया जाता था। तो यहाँ पहले से फ़ूड शॉर्टेज हो रहा है और ऊपर से सप्लाई भी हो रही है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से लेके जा रही है, तो सोचो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे और क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, यानी एक ऐसी बीमारी फैल रही थी जिससे लोग बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ना या गले की समस्या होना, बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप में ही फैल रही थी। एक हार्डशिप ये भी देखने को मिल रही है, एक तो वहाँ पे आप देख रहे हैं क्रॉप फेल हो गई है, यानी बैड हार्वेस्टिंग, बैड वेदर की वजह से क्रॉप फेल हो जाती है, यानी ज़्यादा ओले पड़ जाना या फिर ज़्यादा सूखा पड़ जाना, उसकी वजह से भाई क्रॉप फेल हो जाती है, फसल खराब हो जाती है। और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हो गई, महामारी भी फैल गई। तो इसके चलते हुए 1921 में 12 से 13 मिलियंस जो पीपल थे वो पेरिश हो गए, यानी मर गए। रिजल्ट ऑफ किसकी वजह से, फेमाइन की वजह से और एपिडेमिक की वजह से, यानी अकाल जो पड़ रहा था और जो महामारी फैल रही थी उसकी वजह से। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। पीपल जो ये हार्डशिप फेस कर रहे थे और बट डिड नॉट हैपन, लेकिन यही उनकी एंड नहीं था, मतलब यहीं पे उनका एंड नहीं हुआ समस्याओं का, बहुत ज़्यादा समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहीं पे अब नए नए लीडर्स जो थे अपियर हो रहे थे और उन्होंने एक नया मोड़ निकाला स्ट्रगल का, क्योंकि अभी तक जो स्ट्रगल तो पहले भी हो रहे थे, 1857 से आप देख रहे हो, आपने झांसी की रानी का देखा था, लेकिन जो पीछे जो रिवॉल्ट चलते आ रहे थे वो सक्सेस नहीं हो पाए, यानी अंग्रेजों से गुलामी से हम फ्री तो नहीं हो पाए ना, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक नए तरीके से स्ट्रगल को स्टार्ट करने की ज़रूरत थी, तो नए लीडर अब आ रहे थे। अब हम देखेंगे कि नए लीडर कौन थे और किस तरीके से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अभी हमने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कंडीशन यहाँ चल रही थी उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ी और एक नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर स्ट्रांग हो रही थी। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किस तरीके से डिफेंस एक्सपेंडिचर की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ाने की वजह से प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ गया तो सीधी सी बात है लोगों को हार्डशिप फेस करनी पड़ रही थी। साथ साथ गांव में क्या चल रहा था, क्रॉप फेलियर हो गई और ज़बरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, आर्मी में भर्ती कर रहे थे वॉर में लड़ने के लिए। ऊपर से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गई, फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से, फेमाइन क्या होता है, फूड शॉर्टेज यानी अकाल पड़ जाना, खाने की कमी हो जाना, और एपिडेमिक यानी महामारी, यानी बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी जो लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो ये सब हो रहा था जिसके चलते इतने मिलियंस लोग मारे गए। तो ये कंडीशन थी जो लोगों को एक अब ज़रूरत थी कि हम कुछ करें, ऐसा स्ट्रगल मूवमेंट चलाएं कि हम अपने आप को एक नेशन स्टेट बना सकें। सेकंड रीज़न अब हम देखेंगे कि सत्याग्रह क्या है और ये आइडिया हमारी कंट्री में कैसे आया। महात्मा गांधी एक फर्स्ट लीडर थे जो ये आइडिया हमारी कंट्री में लेकर आए। वो 1915 में आए थे हमारी इंडिया में। कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, और वहाँ सक्सेसफुली वो इस आइडिया के बेस पे उन्होंने फाइटिंग करी थी। और किससे फाइटिंग करी थी, रेसिस्ट जो रिजिम था, यानी जो वहाँ पे आपने देखा था वाइट और ब्लैक पीपल स्किन कलर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई और वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। उनको ये सब कुछ गलत लगता था कि जो स्किन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो उन्होंने क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को खुद फील करा था तो वो एहसास करते थे कि कितना बुरा लगता है। और उन्होंने एक मास एजिटेशन स्टार्ट करा विच जिसे उन्होंने सत्याग्रह करा साउथ अफ्रीका में, यानी मास यानी एक आंदोलन करा, एक बहुत बड़ा एगिटेशन जो उनके मन में जो कह सकते हैं कि जो आक्रामकता की जो भावना थी उसको बढ़ा के लोगों जो परेशान थे उनको इकट्ठा करके लोगों को एक मास लेवल पे ये मूवमेंट चलाया और वहाँ के लोगों को ये फ्री करवाया। तो यहाँ पे ये आइडिया सत्याग्रह का एम्फेसिस करते हुए इसी के बेस पे इस वैसे तो ये सत्याग्रह होता क्या है, सत्याग्रह का मतलब ही होता है कि यानी सत्य यानी सच, ट्रुथ, और ग्रह यानी जब हम उसको फॉलो करते हैं, उस ट्रम को फॉलो करते हैं। तो एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ, ये ट्रूथ को फॉलो करता है। नीड द सर्च फॉर ट्रूथ, यानी आपको सिर्फ सच को ढूंढना है और सच के ऊपर स्टैंड करना है। तो इस आइडिया को लेके महात्मा गांधी जी इंडिया आते हैं 1915 में, और वो एक साल तक तो ऑब्जर्व करते हैं कंडीशन में, और 1916 से यहाँ पर वो फिर इसके बेस पे काम करना शुरू करते हैं। ये जो आइडिया है ये क्या सजेस्ट करता है, यानी इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, अगर आप सच हैं और आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं
तो फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑपरेशर से फिज़िकल फाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या कर दो, यानी आप वेंजेंस यानी उसका जो प्रतिशोध है या जो है उसकी आक्रामकता है, उसको आपको क्या करना है, सिर्फ ये दिखाना है। ये किसके थ्रू? सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, यानी आप विदाउट प्रतिशोध यानी किसी से प्रतिशोध लिए बिना और बिना गुस्से के, बिना आक्रोश जिसे कह सकते हैं आक्रामकता के बिना आप क्या कर सकते हैं, किसी से भी लड़ाई लड़ सकते हैं विदाउट वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस के थ्रू आप लड़ सकते हैं। अगर आप सच हैं तो सीधी सी बात है, आप किसी किस्से के आगे भी झुकेंगे थोड़ी। सच तो सच होता है। अपीलिंग द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर, सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपका ऑपरेसर है, जो अत्याचार कर रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, उसकी चेतना जगानी है। यानी आप सच्चे हो तो उसको एक दिन समझ आएगा ही। सिर्फ आपको क्या है, उसको समझाना है कि सच मतलब सच, लेकिन लड़ना नहीं है। तो इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स, यानी जो ऑपरेसर हैं, हैड टू बी परस्यू टू द सी ट्रूथ, उनको सच दिखाना है, ना कि उनको फोर्सली आप एक्सेप्ट करने के लिए बोलो और वायलेंस के साथ, लड़ाई झगड़े के साथ कि नहीं ये सच है और इसको एक्सेप्ट करो। नहीं, सिर्फ उनको सच दिखाना है, आपको उनकी अंतरात्मा को जगाना है, जो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आप जीत जाओगे। तो इसी के बेस पे गांधी जी ने स्ट्रगल करा, क्योंकि वो विश्वास करते थे कि ये एक जो नॉन वायलेंस है, ये एक ऑल इंडिया को यूनाइट करेगा, बांधेगा, और ये एक ऐसा धर्म है जो कि नॉन वायलेंस का धर्मा कहते थे, और इसके बेस पे वो इंडियंस को एक एकता में बांध सकते हैं। अब 1915 में वो आ जाते हैं। उसके बाद वो, अब देखना किस तरीके से मूवमेंट चलाते हैं। 1960 में जो वो मूवमेंट चलाते हैं चंपारण इन बिहार में, तो 1960 में जो वो मूवमेंट चलाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं, और महात्मा गांधी सक्सेसफुली इसको सत्याग्रह मूवमेंट को चलाते हैं। वो ट्रेवल करते हैं बिहार में और इंस्पायर होते हैं पीजेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम से। दैट मीन्स जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो यहाँ पे इंडिगो की खेती करवाते हैं और करवाते हैं। तो अब इंडिगो की खेती करते हैं, वहाँ तक तो सही है, क्योंकि कई बार ठीक है काम चल रहा है, लेकिन अब वो सिंथेटिक डाई बनाने लग गए थे ब्रिटिशर्स। उन्होंने बोला कि अब हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे, अब तुम काम करो या ना करो। लेकिन अब क्या था कि किसान क्या करते, क्योंकि इंडिगो की खेती करने से बैरन हो रही थी, जो फील्ड है बंजर हो जाता है, तो अब उसके उस पर अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बोला हमें कंपेंसेशन चाहिए। अब कंपेंसेशन की मांग करने लग गए कौन? फार्मर्स। तो अब ब्रिटिशर्स नहीं दे रहे थे, बहुत कम दे रहे थे। तो क्या करा गांधी जी ने, उनको उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई और उनको कंपेंसेशन दिलवाया। तो यानी जितना कंपेंसेशन वो दे रहे थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिलवाया। तो यहाँ पे उनकी फर्स्ट जीत थी 1960 में, कि जब उन्होंने एक नॉन वायलेंस मूवमेंट से किसानों को मतलब उनका हक दिलवाने की कोशिश करी। पूरा नहीं मिला, लेकिन फिर भी जितना दे रहे थे कम से ज़्यादा उनको कंपेंसेशन दिलवाया। तो यहाँ पे एक फर्स्ट मूवमेंट 1970 में महात्मा गांधी ने चंपारण में चलाया। चंपारण में उनकी मीटिंग किससे होती है? राजेंद्र प्रसाद उन्हें वहाँ मिलते हैं, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के बनते हैं। तो वहाँ से वो मिले, चंपारण में ही राजेंद्र प्रसाद से भी वो मिलते हैं। तो ये एक फर्स्ट जो आप देखेंगे 1960 में, तो वो उन्होंने, महात्मा गांधी ने बिहार के अंदर चंपारण जगह पर उन्होंने इस स्ट्रगल को चलाया था पीजेंट्स के लिए, यानी उनको कंपनसेशन ज़्यादा मिले। सेकंड 1970 में उन्होंने सत्याग्रह को सपोर्ट करा था, जो पीजेंट थे खेड़ा के, और जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या था, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था, प्लेग एपिडेमिक बीमारी फैल रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो किसान थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, रिवेन्यू नहीं दे सकते थे। तो रिवेन्यू को क्या करवाया, जो उनका रिवेन्यू था उसको रिलैक्सेशन देने के लिए उन्होंने मूवमेंट में, जो गांधी जी थे उन्होंने साथ दिया कि हाँ ये गलत है, उनका रिवेन्यू कहाँ से देंगे, उनके हालात तो पहले से ही ख़राब हैं, क्रॉप फेलियर हो गई है, प्लेग फैल गया है, बीमारी फैल रही है। तो इसीलिए वहाँ पे गुजरात में भी उन्होंने किसानों का साथ दिया और मूवमेंट चलाया 1917 में। फिर 1980 में उन्होंने क्या करा, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में भी मूवमेंट चलाया। अब देखो महात्मा गांधी सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही नहीं चल रहे थे, उन्होंने कहा था हमें इनजस्टिक जहाँ भी आपको देखने को मिले वहाँ पे आपको फाइट करनी है। तो इंडियन ऑनर्स जो कॉटन मिल के थे उनके खिलाफ भी उन्होंने मूवमेंट चलाया, सिर्फ ब्रिटिश सर्स के अगेंस्ट ही नहीं चलाया था। जो हमारे खुद के इंडियंस थे
ऑनर्स थे जो कॉटन मिल के, उनके अगेंस्ट भी चलाया। यानी गलत तो गलत होता है, कोई भी हो, हमें किसी के खिलाफ भी सत्य है तो मतलब, और गलत करने वाले के अगेंस्ट खड़े होना है। सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। और क्यों चलाया? क्योंकि यहाँ भी जो मजदूर थे प्लेग एपिडेमिक बीमारी की वजह से परेशान थे, बहुत ज़्यादा उनके हालात ख़राब थे, तो उनको कंपनसेशन नहीं मिल रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे। उन्होंने डिमांड करी, तो कॉटन मिल वर्कर्स के से कंपनसेशन दिलाने के लिए, वर्कर्स की हेल्प करने के लिए ये मूवमेंट चलाया। यानी किस तरीके से जो वर्कर्स हैं उनको क्या मिल सके, पैसे मिल सके, हेल्प मिल सके, क्योंकि प्लेग या बीमारी से जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि प्लेग फैल रहा था। तो उस सिचुएशन में अहमदाबाद में भी मूवमेंट चलाया सत्याग्रह के बेस पे। तो ये जो 3 मूवमेंट आप देख रहे हो मैप में भी आते हैं, अभी हम मैप में बाद में फिल करेंगे, लेकिन आप मैप में आपसे पूछे जा सकते हैं तीनों मूवमेंट्स जो गांधी जी ने 16, 17, 18 में चलाए थे, कहाँ चलाए थे, क्यों चलाए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और जो आपने देखा सत्याग्रह के बेस पे मूवमेंट ये चले हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, मेन चीज़ आप देख रहे हो, बिना लड़ाई करे झगड़ा करे किस तरीके से गांधी जी ने ब्रिटिश को झुकने पे मजबूर कर दिया। यानी उन्होंने ये बताया है कि हमेशा फिजिकल फोर्स से ही आप नहीं लड़ सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, शांति से भी काम हो सकता है अगर आप सच हैं और उस गलत नहीं है। ऐसे ही वो एब्लॉन्डिड, यानी जिस तरीके से वो जीत रहे थे, उन्हें कामयाबी मिल रही थी, सक्सेस के बाद गांधी जी ने 1990 में फिर से एक लॉन्च करा सत्याग्रह। किसके अगेंस्ट करा उन्होंने? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक जल्दी में पास किया हुआ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव ने बहुत जल्दी में पास किया था, जबकि इसके अपोजिशन में इंडियन मेंबर्स ने आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन फिर भी इसको पास कर दिया गया। रॉलेट एक्ट क्या था? यानी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, इंडियन की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो ब्रिटिश अगेंस्ट के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा रहे थे, उसको रिप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक पॉलिसी बनाई, रॉलेट एक्ट पास करा, जिसके अकॉर्डिंग मतलब जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, यानी उनको क्या किया जा सकता है, उनको डिटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, यानी उनको क्या कर सकते हैं, उनको बिना ट्रायल के 2 साल तक रख सकते हैं जेल में। यानी 2 साल तक पहले जेल में रखो, उसके बाद उन पे मुकदमा चलाया जाएगा। यानी किसी को भी उनको लग रहा है कि भाई हम नज़रबंद कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं, तो उनके लिए उन्होंने डिटेंशन करा। यानी नज़रबंद करने के लिए उन्होंने क्या करा, किसी को भी पकड़ के चला सकते थे। यानी ये था रॉलेट एक्ट। 2 साल मुकदमा चलाए बिना, यानी आप उसको जेल में रख सकते हो, उसके बाद आप उसको ट्रायल के लिए पेश कर सकते हो। तो ये कितना सोचो एक गलत था। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी अनजस्ट जो था उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट चलाएंगे। ध्यान रखना, ये सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट कौन सा वाला है, ये जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो अलग है, और ये जो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडेंट है ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट चलाया गया था। तो ये सिविल डिसोबीडेंट से इसको ऐड नहीं करना है। अभी सिविल डिसोबीडेंट आगे स्टार्ट होगा। ये जो हड़ताल वो स्टार्ट करते हैं 6 अप्रैल को स्टार्ट करते हैं इसके अगेंस्ट अनजस्ट के, कि भी हम हड़ताल करेंगे। और इसमें क्या होता है, रैलीज निकाली जाती हैं अलग अलग सिटीज़ में, और वर्कर्स क्या होते हैं स्ट्राइक पे चले जाते हैं, रेलवे वर्कशॉप में जो काम कर रहे होते हैं, और शॉप क्लोज कर दी जाती हैं। तो ये जो पॉपुलर अलार्म था, अपसर्ज, यानी जो ये जन समूह था, जो पूरी जन संहार उभर के आ रहे थे सब लोग, तो वो क्या थे, मतलब जिसे हम कह सकते हैं स्कार्ड, यानी जो बहुत ज़्यादा डर था किसके बीच में, किसको डर था, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको ये डर था कि कहीं हमारे ये कम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे सिस्टम या टेलीग्राम को डिस्टर्ब ना कर दें। कौन? जो ये मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं, जो अगेंस्ट आवाज़ में उठा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको ये डर था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती है कि इसको क्या करना है, क्लैंप डाउन करना है नेशनलिस्ट को, यानी किसी न किसी तरह से रोकना पड़ेगा, क्लैंप करना पड़ेगा जो ये मूवमेंट चला रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो लोकल लीडर्स हैं उनको पकड़ लेते हैं, अमृतसर में ही विशेष जो वहाँ पे वो कई जगह पे होते हैं, महात्मा गांधी को बार्ड कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं उनकी एंट्री दिल्ली में, कि वो दिल्ली में एंट्री ही नहीं लेंगे। और 10 अप्रैल को पुलिस क्या करती है, अटैक करती है अमृतसर में, फायरिंग शुरू कर देती है। एक पीसफुल प्रोसेशन हो रहा होता है वहाँ पे, शांति से जुलूस निकल रहा होता है, लेकिन उस शांतिपूर्ण जुलूस पे पुलिस अटैक कर देती है। तो जो वहाँ के लोग होते हैं
जो कि ये जो अब आप देखेंगे उकसाने वाली बात होती है, तो ये लोगों को उकसा देती है, प्रोवेकिंग कर देती है। जो ये अमृतसर में हुआ था, जो ये ब्रिटिश सरकार कर रही थी इस मूवमेंट को रोकने के लिए, महात्मा गांधी ने जो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट चलाया था, तो उसके लिए अब जो लोग थे उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में अटैक करा बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशंस में। तो अब इसके चलते क्या हो गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। और जनरल डायर ने क्या, कमांड संभाल ली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस फैल गया ना। जबकि गांधी जी तो किसके साथ थे, गांधी जी हमेशा किसके साथ देते हैं, नॉन वायलेंस के। लेकिन यहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस का साथ दिया, जिसकी वजह से ये सारी अब प्रॉब्लम होंगी। 13 अप्रैल को एक इनफेमस, जिसे हम कह सकते हैं, जलियांवाला बाग में एक इंसिडेंट हुआ। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा थे वहाँ के ग्राउंड में, जलियांवाले बाग में। और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट्स के न्यू रिप्रेसिव जो वो कर रही थी, गवर्नमेंट जिस तरीके से रिप्रेस कर रही थी, दबाने की कोशिश कर रही थी लोगों को, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए भी इकट्ठा हुए थे। और बैसाखी का फेयर था, तो लोग वैसे भी आए हुए थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो क्योंकि सिटी के आउटसाइड में हो रहा था ये सब, विलेजर्स में को पता ही नहीं था कि ये सब मार्शल लॉ लगा हुआ, इम्पोज हो गया है। जनरल डायर ने क्या करते हैं, उस एरिया में एंटर करते हैं जहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए होते हैं, और वहाँ पे एग्जिट, जितना एक ही एग्जिट होता है उसको बंद कर देते हैं, ओपन फायर कर देते हैं क्राउड पे। और लोग वहाँ पे जितने भी थे सब मारे जाते हैं। वहाँ पे कुआं था, वहाँ पे भी जान बचाने के लिए लोग कूदते हैं, लेकिन वहाँ पे एक के ऊपर जब सब लोग गिरते हैं तो नीचे वाले मरते ही मरते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इतना हॉरिबल सीन था कि मतलब एक डराने वाला। और ये किस लिए इन्होंने करा था, इन्होंने बोला कि हम प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, हमें ये नेचुरल इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों के जो सत्याग्रही हैं, जो हमारे अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, उनके मन में टेरर और ऑ की फीलिंग डालने के लिए, यानी उन्हें डराने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, उसको देखकर जो क्राउड था गलियों में निकल के बाहर आने लगा, नॉर्थ इंडियन टाउन्स में देखने को, और स्ट्राइक्स करने लगे। क्लासेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया पुलिस के साथ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के साथ अटैक होने लगे, करने लग गए लोग। पुलिस के साथ क्लासेस होने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक्स होने लगे। तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स करा। फिर गवर्नमेंट चुप थोड़ी बैठेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जब लोग अब जलियांवाले बाग के मूवमेंट उसको लेकर, मतलब इंसिडेंट को लेकर बहुत गुस्सा थे, तो वो उन्होंने स्ट्राइक कर दी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठेगी, गवर्नमेंट भी अब रिप्रेस करने के लिए ब्रूटल बहुत ज़्यादा वो करती है, यानी एक ह्यूमिलेट या टेरोराइज उनको करती है, लोगों को अपमानित करना, या उनको बहुत ज़्यादा परेशान करना। जो सत्याग्रही थे उनकी नाक रगड़वाना ज़मीन पे, उनको रेंग के चलने के लिए मजबूर करना, सलाम ठोकने के लिए करना कि सभी साहिब्स जो हैं पुलिस वाले, उनको सलाम ठोको, सलाम करो, और कोड़े मारना। तो ये सारी चीज़ें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनको रिप्रेस करने के लिए कर रही थी, जो कि अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे थे जितने भी इंडियंस थे, जो कि लोग थे, पीपल थे। अब वहाँ पे जो ये गांव बोला है, पंजाब में था पहले, पाकिस्तान में है, गुजरनवाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे यहाँ के लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब जब और बम भी गिराए गए, मतलब इस वाले गांव में। तो महात्मा गांधी ने जब ये सारा देखा तो उन्होंने मूवमेंट वापस ले लिया। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो मूवमेंट चल रहा था उसे वापस ले लिया, क्योंकि वो तो किसके खिलाफ थे, बिल्कुल अहिंसा के खिलाफ थे। उनको तो मतलब वो सॉरी हिंसा के खिलाफ थे और अहिंसा का साथ देने वाले थे, यानी वायलेंस नहीं होना चाहिए। रॉलेट सत्याग्रह, अब वो मूवमेंट जो था धीरे धीरे वो लिमिट था, एक तो उसकी जो वो स्टार्ट हुआ था सिटीज़ और टाउन में शुरू हुआ था। तो महात्मा गांधी महसूस करते हैं कि अभी हमें ब्रॉड बेस मूवमेंट चलाना है इंडिया में, और हमें जो मूवमेंट चलाएंगे, अब वो हिंदू और मुस्लिम को अगर क्लोज़र कर लेंगे तो बहुत हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, और उनके बिना हम कर नहीं पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने फील करा कि जो खिलाफत इशू है, अगर उसको अगर हम इसमें ऐड कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये खिलाफत इशू क्या था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ओटोमन टर्की हार जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक रूमर थी कि वो जो वहाँ के राजा हैं, ओटोमन एम्पायर के जो राजा हैं, जो स्पिरिचुअल हेड थे, इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा थे, तो उनको एक अपमानजनित संधि साइन करनी पड़ेगी ब्रिटिशर्स के साथ।
तो इसीलिए जब यहाँ पे इससे बचने के लिए वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो खलीफाज हैं वो क्या करते हैं, टेम्परल करते हैं पावर को और खलीफा कमेटी बनाते हैं मुंबई में मार्च में 99 में। ठीक है, और जो जनरेशन थी, यंग मुस्लिम थे या फिर उनके लीडर्स थे लाइक ब्रदर मोहम्मद अली, शौकत अली, वो भी डिस्कस करते हैं महात्मा गांधी के साथ और पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि यूनाइटेड करें, एक मास एक्शन लेंगे इस इशू पे कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे महात्मा गांधी और जो मुस्लिम कम्युनिटी है एक होने की कोशिश करते हैं और वो गांधी जी इस अपॉर्चुनिटी को एक बहुत अच्छा, एक ऐसा अम्ब्रेला देखते हैं अपनी कंट्री को यूनिफाई करने का, एक एकता में बांधने का मुस्लिम को, कि हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो ये नेशनल मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से चला पाएंगे। तो कलकत्ता में इसी पर बात करते हैं कांग्रेस इन सितंबर 1920 में, यानी जो सेशन होते थे जहाँ भी होते थे उसको ऐड किया जाता है, तो इसीलिए इसको कांग्रेस कलकत्ता सेशन कहा गया है। यानी जहाँ भी सेशन होंगे तो वो ऐड हो जाएगा। कलकत्ता सेशन कहाँ हुआ था, ऑफ द कांग्रेस का, यानी कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, तो वो इसलिए हुआ था कि कन्विंस कर सकें लीडर्स कि अब हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना पड़ेगा और खिलाफत का सपोर्ट लेकर, यानी जो खिलाफत जो हैं, जो मुस्लिम हैं उनका हम साथ लें तो हम स्वराज हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम को एक करने की बात कही है और बोला है कि अब हम मूवमेंट चलाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे मूवमेंट चलाने की बात हो रही है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना है। तो अभी इन्होंने अडेप्ट नहीं करा है, सिर्फ अभी यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है सेशन में, क्योंकि कांग्रेस की जो मीटिंग होती थी, सेशन होते थे वहाँ पे, तो बात करते थे। ये मैप में भी आपको आ सकता है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद अब हम देखेंगे कि भाई जो मूवमेंट है अब किस तरीके से क्या है और किस तरीके से चला। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है, यानी असहयोग, सहयोग ना देना। तो ये एक फेमस हिंद स्वराज 99 में इन्होंने लिखा है, महात्मा गांधी डिक्लेयर कर देते हैं कि ब्रिटिश रूल जो हमारे इंडिया में आया है किसके कॉपरेशन से आया है, किसके सहयोग से आया है, इंडियंस के सहयोग से। क्योंकि इंडियन ने सहयोग करा है उनको, कैसे, ट्रेड में हेल्प करी है उनको, आर्मी में सपोर्ट करा है, पुलिस में सपोर्ट करा है, हर चीज़ में आपने सपोर्ट करा है, जब भी तो वो यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। तो ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर कॉलेप्स जब ही होंगे जब आप अपने आप उसके सपोर्ट को ले लोगे, रिफ्यूज़ कर दोगे। इंडियंस अगर रिफ्यूज़ कर दें कॉपरेट करना उनको, तो ये ब्रिटिश रूल क्या हो जाएगा, कॉलेप्स हो जाएगा। तो इतने इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से तो वो सब सर्वाइव कर पा रहे थे ब्रिटिश यहाँ पे। और अगर हम उससे सपोर्ट ना करें, कॉपरेट ना करें ब्रिटिश रूल को, तो स्वराज आ जाएगा। तो कैसे उन्होंने बोला कि हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट। अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बन जाता है, गांधी जी जो हैं वो प्रपोज करते हैं मूवमेंट को कि हमें अनफोल्ड करना पड़ेगा स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमें सरेंडर करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट अवार्डेड, जितने भी गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट अवार्ड दिए हैं उसको वापस कर दो, बाइकआउट कर दो उनकी सिविल सर्विसेज को, यानी आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, सबको बाइकआउट कर दो, उनको यूज़ नहीं करना। तो गवर्नमेंट के जो यूज़ करता है वो करते हैं, अगर वो रिप्रेशन करते हैं, हमें दबाने की कोशिश करेंगे हमारे इस मूवमेंट को, तो हम सिविल डिसऑबिडेंट कंपेन चलाएंगे, लॉन्च करेंगे फिर बाद में। तो बोलते हैं कि पहले हम बाइकआउट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें लगा कि वो हमें रिप्रेस कर रहे हैं तो हम जब सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट चलाएंगे। तो समर 1920 में महात्मा गांधी, शौकत अली और से जो उनकी बात हुई थी उसको लेके वो टूर करते हैं और एक्सटेंसिवली मोबिलाइज करते हैं कि पॉपुलर सपोर्ट मिल जाए हमारे असहयोग मूवमेंट को। तो 1920 में वो इस चीज़ को लेते हुए अलग अलग जगह पे जाते हैं, सपोर्ट मांगने की कोशिश करते हैं सब जगह से। मैनी कांग्रेस जो होते हैं वो उनसे वो कंसर्न करते हैं इस प्रपोजल पे और रेलेक्टेंट बिहेव करते हैं कि बाइकआउट हमें काउंसिल इलेक्शन का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि नवंबर 1920 में जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग वो फियर कर रहे थे कि अगर मूवमेंट अभी जो हम मूवमेंट चलाएंगे तो जो काउंसिल इलेक्शन होंगे नवंबर 1920 में, तो उसका हम बायकॉट करें या ना करें। तो अभी वो उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उनको डर था, जैसे कि जो मूवमेंट चला था पहले 1990 में, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ मूवमेंट चला था, वो किस में बदल गया था, वायलेंस में चेंज हो गया था। तो क्या गारंटी है कि जो अब ये मूवमेंट चलेगा वायलेंस में चेंज नहीं होगा। तो जो
मंथ है बिटवीन द सितंबर दिसंबर के बीच में, तो अभी टसल चल रहा था इंटेंस, जो उनके मन में था कांग्रेस के, अभी इतनी वो नहीं थे, आपस में एग्री नहीं थे, लग भी नहीं रहा था कि वो इस पे एग्री हो पाएंगे, सपोर्ट दे पाएंगे, क्योंकि जो सपोर्टर्स थे, ओपोनेंट्स थे इस मूवमेंट के लिए, अलग अलग उनके पॉइंट्स थे, वो एग्री नहीं कर पा रहे थे। फाइनली कांग्रेस सेशन जो होता है नागपुर में दिसंबर में 1920 में, तो वहाँ कंप्रोमाइज़ हो जाता है और वहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एडेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अब देखा कि किस तरीके से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है कब एडेप्ट हुआ था। अगर पूछा जाए आपसे, नागपुर सेशन जो हुआ था दिसंबर में, कांग्रेस सेशन जो है नागपुर का दिसंबर 1920 में, क्योंकि कलकत्ता में तो सिर्फ क्या हुई थी, एक बात हुई थी, मीटिंग हुई थी। तो यहाँ दोनों में फ़र्क है, वहाँ पे सिर्फ कोशिश की जा रही थी कंसीव करने की कि हम उस पर वर्क करें। तो यहाँ पे आप दोनों में फ़र्क देख रहे हो, कलकत्ता वाला सेशन जो था और यहाँ पे वो सितंबर में बात कर रहे थे, और यहाँ पे आप देख रहे हो दिसंबर आते आते 1920 में उन्होंने अडेप्ट कर लिया। तो दोनों मैप में आपको फिल करने के लिए आ सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इस मूवमेंट को देखना है कि आप देखेंगे किस तरीके से ये अनफोल्ड हुआ, यानी आगे बढ़ा, किस किस ने पार्टिसिपेट करा, और सोशल ग्रुप कौन कौन से थे और उनके क्या आइडिया थे, किस तरीके से उन्होंने नॉन कॉपरेशन को कंसीव करा, क्या सच में ही उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मतलब था सही समझा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो तक अभी हम स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, और बाइकॉट मीन्स यानी जो सहयोग हमने गवर्नमेंट को दिया है ब्रिटिश को, वो वापस ले लेना। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गवर्नमेंट कब स्टार्ट, महात्मा गांधी हैं इस मूवमेंट को 1920 में स्टार्ट कर देते हैं, नागपुर दिसंबर में इसको अडेप्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है, हमने 3 यूनिट 1 पूरी इसमें समझ ली है। तो ये इसके अंदर बहुत सारे मैप स्किल्स हैं, आपको डेट ध्यान रखनी है जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा था, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट, खिलाफत क्या था, जो क्योंकि मुस्लिम को हिंदू में शामिल होने का एक अच्छा था टारगेट, खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के ज़रिए ही जो मुस्लिम थे वो हिंदुओं के साथ जुड़ने के लिए तैयार हुए, और गांधी जी ने उनको जोड़ने के लिए सोचा, क्योंकि एक स्पेशल हमारे लिए एक टाइम है कि हम उनको एक मास मूवमेंट चलाएंगे ताकि उनको हम ऐड कर लें। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी यानी बाइकआउट करना। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।